जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो अपने ही घर के सामने खड़ा है। घर धूं धूं कर जल रहा है। उस इंसान के हाथ में माचिस है, उंगलियों पर बारूद की गंध है, लेकिन उसका अपना दिमाग उसे पूरी तरह यकीन दिला चुका है कि आग किसी और ने लगाई है। बाप रे, ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है ना? इंसानी दिमाग की खुद को धोखा देने की, सच्चाई को अपनी सुविधानुसार मोड़ने की ये जो क्षमता है, वो जितनी हैरान करने वाली है उतनी ही खौफनाक भी है। बिल्कुल। हम अक्सर मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं, जो सबूत हमारी आंखों के सामने हैं, वही परम सत्य है। हाँ। लेकिन क्या हो अगर वो सबूत ही किसी बहुत बड़े, मतलब बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक धोखे का हिस्सा हो? यही तो बात है, और आज हमारी इस विशेष गहरी चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने जो दस्तावेज है वो इसी भयंकर सच की एक जीती जागती मिसाल है। तो आज हम किस कहानी के पन्ने पलटने वाले हैं? आज हम करतार सिंह दुग्गल की मशहूर पंजाबी कहानी, जिसका हिंदी अनुवाद हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चांदनी रात का दुखांत, उसके मूल पाठ और उसकी मनोवैज्ञानिक परतों को उधेड़ने वाले हैं। अच्छा, ये कहानी तो साहित्य में बहुत ही सशक्त मानी जाती है। बिल्कुल। बाहर से देखने पर यह पंजाब के गांव की एक साधारण सी घटना लग सकती है। मतलब एक लड़की, उसकी शादी, एक अफवाह और एक दुखद अंत। हाँ, सतह पर तो यही दिखता है। लेकिन जैसे जैसे हम इसके पन्नों के भीतर उतरते हैं ना, ये स्पष्ट होता है कि ये कहानी एक पूरी उम्र की घुटन, दबी हुई इच्छाओं के विस्फोट और उस समाज की कहानी है जो एक इंसान को सूली पर चढ़ाने के लिए बस एक बहाने की तलाश में रहता है। सही कहा आपने। इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत इसका वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसे लेखक ने बहुत ही खामोशी से बुना है। यहाँ कोई भी चीज वैसी नहीं है जैसी वो दिखाई देती है। जो चरित्र सबसे शांत और पवित्र नजर आते हैं, उनके भीतर सबसे विनाशकारी तूफान पल रहे हैं। और जो सबसे बड़े गुनाहगार दिखाई देते हैं, वे शायद परिस्थितियों के रचे हुए भ्रम का शिकार हैं। एकदम सटीक बात कही आपने। तो चलिए इस भ्रम की शुरुआत से ही बात करते हैं। कहानी की धुरी हैं दो महिलाएं, मालिन और उसकी बेटी मिनी। माँ और बेटी। हाँ, लेकिन लेखक ने एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। गांव में कोई ये नहीं मानता था कि वे माँ बेटी हैं। जब वे साथ चलती तो उनकी चाल ढाल, उनका रूप रंग इतना मिलता जुलता था कि लोग उन्हें बहनें समझते थे। अच्छा, मतलब मालिन अपनी उम्र से काफी जवान दिखती थी। हाँ, और मिन्नी की उम्र वही है जहाँ जवानी अपनी पूरी रवानी पर होती है। पूरा गांव उसे सुच्चा मोती, यानी एक बेदाग और पवित्र लड़की मानता है, और अगले ही हफ्ते उसकी शादी होने वाली है। यहीं से उस घुटन की नींव समझ में आती है। अगर आप देखें तो मालिन अपनी बेटी मिन्नी को सिर्फ एक बेटी की तरह नहीं देख रही है। तो फिर किस तरह देख रही है? वो मिन्नी में अपना खोया हुआ अतीत, अपनी वो जवानी देख रही है जिसे उसने खुद कभी जिया ही नहीं। बाप रे। मालिन का अपना जीवन एक बहुत ही गहरे भावनात्मक रेगिस्तान की तरह रहा है। उसका पति, जैसे कहानी में एक व्यापारी के रूप में दिखाया गया है, उसके लिए मालिन की हैसियत घर के एक सामान से ज्यादा कुछ नहीं है। सच बताऊं तो ये हिस्सा पढ़ते हुए मुझे एक अजीब सी सिहरन हुई थी। मैं समझ सकता हूँ। मतलब वो आदमी सिर्फ अनाज के भाव और व्यापार में उलझा रहता है। मालिन सोचती है कि उस आदमी ने पूरी जिंदगी में कभी प्यार से उसके हाथों को चूमना तो दूर, उसकी हथेलियों को अपनी आंखों से छुआया तक नहीं। बिल्कुल एक मशीन की तरह। हाँ, एक मशीन की तरह वो आता है, खाता है और सो जाता है। उसका एकमात्र लक्ष्य बस एक बेटा पैदा करना था। इस अंधी लालसा में मालिन ने न जाने कितनी ही बच्चियों को जन्म दिया, जो पैदा होते ही या कुछ समय बाद मर गईं। और बस एक मिन्नी ही जीवित बची। हाँ, बस मिन्नी बची। इस तरह के जीवन का इंसान के दिमाग पर जो असर होता है ना, वो बहुत गहरा होता है। मालिन ने खुद को मलीदा कर लिया था, ये शब्द कहानी में आया है। मलीदा मतलब पूरी तरह से कुचल देना। हाँ बिल्कुल, अपनी हर इच्छा, हर भावना को पूरी तरह से कुचल देना। जब कोई इंसान सालों साल इस तरह के भावनात्मक अभाव में जीता है, जहाँ उसे ना प्रेम मिलता है, ना स्पर्श और ना ही सम्मान, तो उसका अवचेतन मन उस भूख को कहीं बहुत गहराई में दफना देता है। लेकिन वो भूख मरती तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, वो भूख मरती नहीं है, वो बस एक मौके का इंतजार करती है। और उस मौके का, या कहूं तो उस एक उम्मीद का जो प्रतीक है, वो है मोतियों का व्यापारी। हाँ, वो प्रेमी। ये कोई आम प्रेमी नहीं है। ये मालिन के अतीत का वो हिस्सा है जो आज भी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वो मालिन से इतना अथाह प्रेम करता था कि उसने कभी किसी और से विवाह ही नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। मालिन को आज भी याद है कि कोई है जो उसके लिए 7 समुंदर पार करने को तैयार है। वो हर साल शरद पूर्णिमा की रात आता है,
मालिन का दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि उसका मालिन पर हक आज भी वैसा ही है। ये मोतियों का व्यापारी केवल एक हाड़मास का व्यक्ति नहीं रह गया है कहानी में। तो क्या बन गया है? मालिन के दिमाग में वो उस हर चीज का प्रतीक बन चुका है जो मालिन को इस घुटन भरी जिंदगी से आजाद कर सकती है। वो प्रेम, वो जुनून, वो महसूस किए जाने की चाहत, ये सब उस दस्तक में छिपी है। और सोचिए, मालिन ने 20 साल तक उस दरवाजे को नहीं खोला। हाँ, उसने समाज की नजर में एक आदर्श पत्नी और आदर्श माँ होने का हर फर्ज निभाया। लेकिन वो जो अंदर की मशीनरी है, जो सालों से रुकी पड़ी है, उसमें एक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। मैं इसे ऐसे देखती हूँ जैसे ये स्थिति उस बंद पड़ी पुरानी दीवार घड़ी जैसी है। अच्छा, कैसे? बाहर से देखने वाले को लगता है कि सुइयां रुक गई हैं, वक्त ठहर गया है, लेकिन अंदर जो स्प्रिंग है ना, वो इतनी बुरी तरह से कसी हुई है कि वो किसी भी पल टूट सकती है या पूरी मशीनरी को बिखेर सकती है। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। मालिन के भीतर भी वो स्प्रिंग अपनी चरम सीमा पर कस चुकी है, क्योंकि अब मिनी जो उसके लिए अपनी ही जवानी का दूसरा रूप है, वो भी शादी करके जाने वाली है। मालिन को अपना बुढ़ापा और एक भयानक अकेलापन अपने सामने खड़ा दिखाई दे रहा है। और वो अकेलापन सिर्फ शारीरिक नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक है। जब मिन्नी चली जाएगी तो मालिन के पास अपनी जवानी को महसूस करने का वो जो एक जरिया था ना, वो भी खत्म हो जाएगा। और यही वो डर है, यही वो सालों की प्यास है जो शरद पूर्णिमा की उस खास रात को एक ऐसा रूप ले लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। और उस रात का जो घटनाक्रम है वो इंसान की तर्क शक्ति को पूरी तरह से सुन्न कर देता है। हाँ, वो रात बहुत महत्वपूर्ण है। मालिन का पति शादी का सामान लेने शहर गया है। घर में सिर्फ माँ और बेटी है। मिन्नी अपने कमरे में सो रही है। बाहर आंगन में चांदनी रात का एक अजीब सा नशा है। और मालिन अकेले उस चांदनी में खड़ी है। हाँ, और फिर वो कुछ ऐसा करती है जो इस पूरी त्रासदी का बीज बोता है। वो कमरे में जाती है, मिन्नी की मुकेश वाली रेशमी चुनरी उठाती है और उसे ओढ़ लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं। हाँ, इतना ही नहीं, मिन्नी ने अपनी शादी के लिए जो नई लाल चूड़ियां सिरहाने रखी थी, मालिन उन्हें उठाती है और अपनी कलाइयों में पहन लेती है। अब इस घटना को अगर कोई सिर्फ ये मान ले कि उसे ठंड लग रही थी या उसने अनजाने में वो कपड़े पहन लिए, तो मनोविज्ञान के हिसाब से ये पूरी तरह गलत होगा। तो असल में क्या हो रहा था वहां? इसे हम पहचान का विलय या ट्रांसफरेंस ऑफ आइडेंटिटी कह सकते हैं। मालिन उस समय अपने होश में, मतलब अपनी वास्तविकता में नहीं थी। वो अवचेतन स्तर पर खुद को मिन्नी में बदल रही थी। अपनी ही बेटी में? हाँ, वो उस नई नवीली दुल्हन का रूप धारण कर रही थी जिसे कुछ दिनों बाद अपने पति का भरपूर प्रेम मिलने वाला है। वो उन कपड़ों और चूड़ियों के जरिए उस प्रेम और उस जवानी को अपने शरीर पर महसूस करना चाह रही थी। देखिए, मुझे ये बात पूरी तरह हजम नहीं होती। क्यों? क्या कोई इंसान अपनी ही बेटी की पहचान इस तरह चुरा सकता है? मतलब वो एक माँ है, क्या उसे एक पल के लिए भी ये ख्याल नहीं आया कि वो अपनी बेटी के शगुन की चूड़ियां पहन रही है? ये बहुत ही अजीब है। मैं समझ रहा हूं आपका सवाल, लेकिन जब इंसान का दिमाग दशकों तक एक भयानक भावनात्मक कुपोषण का शिकार रहता है ना, तो तर्क और नैतिकता की सारी दीवारें गिर जाती हैं। अच्छा। मालिन इस वक्त एक माँ थी ही नहीं, वो एक ऐसी स्त्री थी जो 20 सालों से प्यासी थी और अचानक उसे सामने एक झरना दिख गया था। उसने वो चुनरी और चूड़ियां इत्तेफाक से नहीं पहनी थी। वो एक बहुत ही गहरी दबी हुई इच्छा का प्रकटीकरण था। वो खुद को दोबारा जवान साबित करना चाहती थी। और ठीक उसी समय, उसी चांदनी रात के नशे के बीच उस ड्योढ़ी का दरवाजा खटखटाया जाता है। वही धीमी दस्तक, वही मोतियों का व्यापारी जो हर साल आता था। और इस बात हाँ, इस बार 20 साल बाद मालिन वो दरवाजा खोल देती है। वो बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक शब्द कहे, सीधे उस प्रेमी के साथ चल देती है। वे गांव के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे और खेतों में चले जाते हैं। 20 साल का रुका हुआ बांध उस एक रात में टूट पड़ता है। यहाँ लेखक ने जो प्रकृति का चित्रण किया है ना, वो घटना के पीछे छिपे काले सच को उजागर करता है। जैसे कि जब मालिन और वो व्यापारी मिलते हैं तो सहसा चांद घने काले बादलों के पीछे छिप जाता है। जो चांदनी थोड़ी देर पहले उन्माद जगा ली थी, वो अब अंधेरे में बदल जाती है। ये प्रतीक बहुत गहरा है। बिल्कुल, ये अंधेरा इस बात का साफ संकेत है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति या समाज की नजर में एक भयानक धोखा है। ये मिलन रोशनी का नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े झूठ और छल का प्रतीक है। और फिर जब मालिन सुबह वापस लौटती है तो वो चुपचाप वो लाल चूड़ियां उतार कर मिन्नी के पास रख देती है और मुकेश वाली चुनरी को वहीं छोड़ देती है। हाँ, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जो रात मालिन के लिए 20 सालों की घुटन का अंत थी,
वो अगली सुबह मिन्नी के लिए मौत का फरमान कैसे बन जाती है, ये हिस्सा समाज के उस घिनौने चेहरे को सामने लाता है जिसे देखकर सच में नफरत होती है। सही कह रहे हैं आप। अगली सुबह क्या होता है? सुबह होती है, मिन्नी, जिसे रात के इस भयानक खेल की कोई भनक तक नहीं है, वो अपना घर का काम निपटाकर रोज की तरह मंदिर चली जाती है। मालिन आंगन में बैठी है, तभी पड़ोसिन लाजो आती है और वो सीधा हमला करती है। सीधा चरित्र परवार। हाँ, वो कहती है कि जिसे लोग गौ समझते थे वो सारी रात बाहर अपना मुंह काला करती रही। लाजो का वो ताना कोई साधारण बात नहीं है। ये समाज की उस मानसिकता को दर्शाता है जो किसी भी औरत, खासकर जो बहुत ही पवित्र या सुशील मानी जाती हो, उसे जमीन पर गिरते हुए देखने का एक विकृत आनंद लेती है। बहुत डरावनी मानसिकता है ये। बिल्कुल। लोग अक्सर ऐसी घटनाओं को बहुत जल्दी सच मान लेते हैं क्योंकि ये उनके अपने भीतर की कमियों को सही ठहराने का एक बहाना बन जाता है। लाजो को ये दावा करने में एक पल भी नहीं लगा कि उसने मिन्नी को किसी गुंडे के साथ रात भर बाहर देखा। इसके बाद जुम्मा चौकीदार आता है, वो भी यही कहानी दोहराता है। वो तो यहाँ तक कह देता है कि अगर उसकी अपनी बेटी होती तो वो उसका गला घोट देता। बाप रे! लेकिन बात तब पूरी तरह से हाथ से निकल जाती है जब रत्ना जमींदार अपना लठ लेकर आंगन में आ धमकता है। हाँ, वो तो अपने साथ सबूत भी लाता है ना। बिल्कुल, वो सिर्फ इल्जाम नहीं लगाता, वो अपने साथ एक ऐसा सबूत लेकर आता है जो मिन्नी की किस्मत पर आखिरी मुहर लगा देता है। वो कहता है कि उसने अपने खेत से एक लड़की को निकलते देखा जिसने मुकेश वाली रेशमी चुनरी ओढ़ी थी और उसके खेत में उसे लाल रंग की एक टूटी हुई चूड़ी मिली है। ये वो बिंदु है जहां परिस्थिति जन्य साक्ष्य या जिसे हम सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कहते हैं, वो किसी भी इंसान की पूरी जिंदगी की अच्छाई पर भारी पड़ जाते हैं। समाज को बस दो चीजें चाहिए थी, एक कहानी और एक सबूत। चुनरी और लाल चूड़ी ने उस सबूत का काम किया। अब जानते हैं, मुझे ये सब सुनकर एक बात याद आ रही है। अगर कोई इंसान किसी बड़ी गाड़ी के स्टीयरिंग पर बैठा हो तो उसे सामने का पूरा रास्ता दिखता है, साइड के शीशे में पीछे का भी काफी हिस्सा नजर आता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन हर गाड़ी में एक छोटा सा हिस्सा ऐसा होता है जो किसी भी शीशे में नजर नहीं आता। वही सबसे खतरनाक ब्लाइंड स्पॉट होता है, जहां से कोई दूसरा वाहन आकर टकरा सकता है। अच्छा, आप इसे इस कहानी से कैसे जोड़ती हैं? गांव वालों की आंखों के सामने भी एक ऐसा ही फ्रेम था। उन्हें मिन्नी का घर दिखा, मुकेश वाली चुनरी दिखी, लाल चूड़ी दिखी। उन्होंने इस अधूरे फ्रेम को ही पूरा सच मान लिया। असली सच यानी मालिन उस फ्रेम के बिल्कुल बाहर खड़ी थी, लेकिन किसी की नजर उस ब्लाइंड स्पॉट तक गई ही नहीं। बहुत ही कमाल का और सटीक विश्लेषण है ये। गांव वालों ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि सच्चाई कुछ और हो सकती है। जो लड़की कल तक पूरे गांव की लाडली थी, सुच्चा मोती थी, उसे बिना उसका पक्ष सुने, बिना उससे एक सवाल किए, रातों रात चरित्रहीन घोषित कर दिया गया। सच में कितनी जल्दी लोग राय बना लेते हैं। कुलच्छनी, बज्जात जैसे शब्द ये बताते हैं कि हमारे समाज में एक महिला की इज्जत कितनी कमजोर बुनियाद पर टिकी होती है। एक अफवाह, एक चूड़ी और उसकी पूरी जिंदगी का चरित्र मिट्टी में मिला दिया जाता है। और मिन्नी, बेचारी मिन्नी, जब मंदिर से लौटती है तो उसे आंगन में ये भीड़ और ये हंगामा मिलता है। वो रत्ना जमींदार को झूठ बोलने पर टोकती है। वो अपने बचाव में बोलती है कि वो तो रात भर अपने बिस्तर से उठी ही नहीं। लेकिन उसकी कौन सुनता है? कोई नहीं। तभी रत्ना जमींदार वो टूटी हुई लाल चूड़ी मिन्नी की हथेली पर रख देता है। और वो पल इस पूरी कहानी का सबसे ज्यादा सुन्न कर देने वाला पल है। मिन्नी अपने हाथ में उस टूटी हुई चूड़ी को देखती है और फिर अपनी कलाइयों पर नजर डालती है। हाँ, क्योंकि कल ही उसने 12 नई चूड़ियां पहनी थी। और वो उन्हें गिनती है, 1, 2, 3। और गिनती 11 पर आकर रुक जाती है। एक चूड़ी कम है। सोचिए उस लड़की के दिमाग पर क्या गुजरी होगी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये चूड़ी उसके हाथ से कैसे उतरी, वो खेत तक कैसे पहुंची। उसका अपना दिमाग चकराने लगता है। और इस उलझन के बीच वो होता है जो किसी भी परिवार के लिए सबसे बड़ा कलंक होता है। मिन्नी के होने वाले ससुराल से समधी और उसकी होने वाली सास भीड़ को चीरते हुए आते हैं। हाँ, शादी टूटने का डर। डर नहीं, सच। वे शादी का सारा सामान, थाली, मुंदरियां, कपड़े, सब कुछ मालिन के सामने जमीन पर पटक कर चले जाते हैं। सगाई टूट जाती है। उस समय के समाज में, और सच कहूं तो आज भी कई जगहों पर, शादी टूटना या चरित्र पर ऐसा दाग लगना एक लड़की के लिए सामाजिक मृत्यु के समान है। बिल्कुल। मिन्नी के लिए वो अपमान, वो कलंक जिसे उसने कभी किया ही नहीं, और अपनी ही आंखों के सामने अपनी दुनिया का इस तरह उजड़ जाना बर्दाश्त से बाहर था।
उसका अपना सच हार गया था और समाज का झूठ जीत गया था। और इसी हार का अंजाम एक भयानक आवाज के रूप में आता है। कुएं में गिरने की आवाज। हाँ, पड़ोस के कुएं में किसी के गिरने की जोरदार आवाज। मिन्नी, जो बेदाग थी, जिसे कुछ पता ही नहीं था, वो जाके उस कुएं में कूद जाती है और अपनी जान दे देती है। बहुत ही दुखद। लेकिन यहाँ आकर जो सबसे ज्यादा विचलित करने वाली चीज है, वो मिन्नी की मौत नहीं है, वो है मालिन का बर्ताव। ये बात मुझे अंदर तक चुभती है। मालिन की खामोशी। हाँ, मालिन सब कुछ जानती थी। वो जानती थी कि वो मुकेश वाली चुनरी उसने पहनी थी, वो लाल चूड़ी उसके हाथ से टूटी थी, रात भर उस खेत में वो थी, फिर भी वो चुप रही। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी की जिंदगी तबाह होते देख रही है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक सच बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। क्या समाज का खौफ एक माँ की ममता से इतना बड़ा हो गया? देखिए, इसे सिर्फ खौफ कहना या कायरता कहना पूरी स्थिति को बहुत सरलता से आंकना होगा। तो और क्या था ये? यहाँ मामला एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक झटके का है। इसे मनोविज्ञान में फ्रीज रिस्पांस कहा जाता है। मालिन का दिमाग एक साथ इतने सारे विरोधाभासों का सामना कर रहा था कि वो लकवाग्रस्त हो गया। लकवाग्रस्त मतलब वो सोच ही नहीं पा रही थी। बिल्कुल। एक तरफ उसका 20 साल बाद पूरा हुआ प्रेम था, दूसरी तरफ उसकी अपनी ही बेटी की चोरी की गई पहचान थी, और सामने खड़ा था वो समाज जो खून का प्यासा था। लेकिन फिर भी यार, क्या वो अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे नहीं आ सकती थी? अगर वो उस वक्त सच बोलती तो इसका मतलब था कि उसे पूरे गांव के सामने, अपने पति के सामने और खुद अपनी बेटी के सामने ये कबूल करना पड़ता कि उसने अपनी ही बेटी के शगुन के कपड़े पहनकर अपने प्रेमी के साथ रात बिताई है। ये तो बहुत बड़ा सच है। हाँ, ये एक ऐसा सच था जो मालिन की पूरी सत्ता को, उसकी एक आदर्श माँ की छवि को हमेशा के लिए नष्ट कर देता। उस अपराध बोध और शर्म के भंवर ने उसे इस कदर जकड़ लिया कि उसकी आवाज ही गले में घुटकर रह गई, वो जड़ हो गई। और उस जड़ता की, उस खामोशी की कीमत उस निर्दोष बेटी ने अपनी जान देकर चुकाई। यही तो बात है। कहानी का असली दुखांत मिन्नी की मौत नहीं है, मालिन की वो खामोशी है जो अब ताउम्र उसे अंदर ही अंदर खाती रहेगी। ये बहुत ही खौफनाक है। मतलब जब इंसान अपनी इच्छाओं को, अपनी मूल प्रकृति को दबाता है, तो वो खत्म नहीं होती। वो एक ऐसे जहरीले रूप में बाहर आती हैं जो सामने वाले हर इंसान को राख कर देती हैं। और साथ ही ये कहानी हमें हमारे अपने समाज का वो आईना दिखाती है जिसे हम अक्सर देखना नहीं चाहते। हाँ, बिल्कुल। हम कितने खोखले हैं कि हम सच्चाई जानने से ज्यादा किसी को सजा देने में दिलचस्पी रखते हैं। किसी के आधे अधूरे कपड़ों, किसी की टूटी हुई चूड़ी या किसी अफवाह के आधार पर हम पूरी अदालत लगा लेते हैं और फैसला सुना देते हैं, बिना ये जाने कि उन बंद दरवाजों के पीछे असल कहानी क्या है। और यही बात इस कहानी को आज भी प्रासंगिक बनाती है। आज के इस दौर में भी जहां जानकारी इतनी तेजी से फैलती है, हम किसी की भी छवि को मिट्टी में मिलाने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचते। बिल्कुल नहीं सोचते। हम उस ब्लाइंड स्पॉट को देखने की जहमत कभी नहीं उठाते जहां अक्सर असली सच खड़ा इंतजार कर रहा होता है। सुनने वालों को सोचना चाहिए कि हम कितनी बार सिर्फ बाहरी चीजों या सुनी सुनाई बातों के आधार पर दूसरों के बारे में अपनी राय बना लेते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी आत्ममंथन है। खैर, इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा सवाल है जो मुझे लगता है हर सुनने वाले के मन में काफी देर तक गूंजता रहेगा। वो क्या है? हमने देखा कि खामोशी ने कितनी बड़ी तबाही मचाई, लेकिन जरा सोचिए, जब वो भीड़ आंगन में खड़ी थी, जब वो लाल चूड़ी मिन्नी के हाथ पर रखी गई थी और इससे ठीक पहले कि मिन्नी उस कुएं की तरफ दौड़ती, अगर उस एक पल में मालिन ने अपनी खामोशी तोड़ दी होती। ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। अगर वो मिन्नी तो रोक कर पूरे समाज के सामने चीख चीख कर ये सच कबूल कर लेती कि हाँ, वो चुनरी मैंने पहनी थी, वो लाल चूड़ी मेरी है, रात भर उस पेड़ के नीचे मैं थी, तो क्या होता? क्या ये समाज उसे अपना लेता? यही सवाल है। क्या यह समाज जो पल भर में एक बेदाग लड़की को बदजात कह सकता है, उस माँ और बेटी को माफ कर देता, या फिर उस सच का अंजाम भी इस चांदनी रात के दुखांत से उतना ही या शायद उससे भी कहीं ज्यादा भयानक और खौफनाक होता? सच्चाई हमेशा आजाद नहीं करती, कभी कभी वो एक नई तरह की कैद भी बन जाती है। और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी चोट है। ये हमें किसी भी एक निष्कर्ष पर चैन से बैठने नहीं देती। तो अपनी धारणाओं पर सवाल उठाते रहिए और बाहरी सच के पीछे छिपे अंधेरे को समझने की कोशिश करते रहिए।
आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही। सुनने के लिए धन्यवाद।